प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में के तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का बहाली जो है निकाला गया है 2024 में। तो इससे पहले जो बहाली निकाली गई थी उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चंस हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, जो वैल्यू होता है इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर द कंक्रीट ब्रिज के लिए जिसका स्पैन जो है 5 मीटर है, तो इम्पैक्ट वैल्यू का फैक्टर कितना होगा। तो देखो, इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू होता है 4/5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एल। एल जो है, एल क्या है तो लेंथ ऑफ स्पैन, लेंथ ऑफ स्पैन कितना है तो 3 है, तो 4/5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 यानी 4/5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो ये आपका आधा है यानी 0.5 हो जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर। कितना हो जाएगा 0.5। सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 0.5 हमारा इम्पैक्ट फैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो मिनिमम विड्थ है कैरिज वे का फॉर 2 लेन ब्रिज के लिए, किसके लिए 2 लेन ब्रिज के लिए अदर देन माइनर विलेज रोड और नेशनल हाईवे के लिए, तो हमारा 7.5 मीटर होता है। कितना होता है 7.5 मीटर। यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया है IRC के हिसाब से, यानी इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो कैरिज वे होता है अलग अलग दिया हुआ है। जैसे सिंगल लेन रोड के लिए विड्थ जो है मीटर में दिया गया 3.75 मीटर, 2 लेन विद नो कर्व 7 मीटर, 2 लेन रेज्ड कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरिज वे 5.5 मीटर और मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर पर लेन, है ना। हर एक लेन में 3.5 मीटर जो है लेकर चलते हैं अगर मल्टीपल लेन हमारा है तब। विद इंक्रीज इन कैपेसिटी, जब हमारा कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो जो है वो इंक्रीज़ करता है तो जो ट्रैप इफ़िशियंसी होता है रिजर्वायर का वो भी हमारा इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, वो भी हमारा इंक्रीज़ होता है। देखो, ट्रैप इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है हमारा कैपेसिटी बाय इनफ्लो रेशियो, यानी कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो ट्रैप इफ़िशियंसी भी हमारा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है, जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है एट विच इंसिपिटेंट मोशन ऑफ सेडिमेंट टेक्स प्लेस इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ सी आर इज इक्वल टू टाउ सी आई गुने जी इंटू रो एस माइनस रो डब्लू का होल इंटू डी। तो यहाँ पे हमारा डी है, ठीक है, तो डी के प्रोपोर्शनल होता है अगर हमारा क्रिटिकल शियर स्ट्रेस इंसिपिएंट मोशंस में सेडिमेंट हमारा होता है तब। ठीक है, यहाँ पे टाउ सी आर जो है ये आपका क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है, टाउ सी आई जो है डायमेंशनल क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो एस जो है डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट है, रो डब्ल्यू जो है डेंसिटी ऑफ वाटर है और डी जो है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट आपका है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्योर क्लेई सॉइल्स आर जनरली नॉट प्रीफर्ड, जो प्योर क्लेई सॉइल होता है वो प्रीफर नहीं किया जाता है फॉर सेंट्रल इम्परवियस कोर्स ऑफ जोन टाइप ऑफ अर्थेन डैम के लिए। क्यों? क्योंकि क्ले जो होता है वो हाईली इम्परवियस होता है। क्या होता है, क्ले जो होता है हाईली इम्परवियस होता है। यहाँ पे डिटेल किया गया है कि earthen dam can be
of following three types. First, homogeneous embankment type, zoned embankment type और diaphragm type. जो जोन embankment type होता है वो zoned embankments are usually provided with central impervious core, जो कि कवर किया जाता है कंपैरेटिवली परवियस के साथ, जो कि ट्रांजिशन जोन जो होता है वो फाइनली सराउंडेड होता है बाय अ मच मोर परवियस आउटर जोन से। जो क्ले होता है वो हमारा हाईली इम्परवियस होता है, मे नॉट मेक द बेस्ट कोर, जो कि एक अच्छा कोर हमारा नहीं बनता है। इफ़ इट श्रिंक्स, अगर ये श्रिंक होता है, एंड स्वेल्स बहुत ज़्यादा करता है, मतलब श्रिंक भी बहुत करेगा और स्वेल भी बहुत ज़्यादा करता है। ड्यू टू दिस रीज़न क्ले इज़ सम टाइम मिक्सड विद फाइन सैंड एंड फाइन ग्रेवल के साथ मिक्स भी कर जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जो लाइन ज्वाइन किया जाता है ना, यानी लाइन ज्वाइनिंग द स्टैटिक वाटर लेवल इन सेवरल वेल्स एक्सकेवेटेड थ्रू अ कन्फाइंड एक्वीफर इज़ नोन। जो लाइन ज्वाइन करता है स्टैटिक वाटर लेवल को अलग अलग वेल्स में और एक्सकेवेट किया जाता है थ्रू कन्फाइंड एक्वीफर को, तो उसको पीजियोमेट्रिक सरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीजियोमेट्रिक सरफेस कहा जाता है। जो हमारा पीजियोमेट्रिक सरफेस होता है वो एक इमेजनरी सरफेस होता है। वो कैसा होता है? एक इमेजनरी सरफेस होता है जो कि फॉर्म होता है बाय मेजरिंग द लेवल टू विच वाटर विल रेज इन वेल्स ऑफ अ पार्टिकुलर एक्वीफर। फॉर an unconfined aquifer, the piezometric surface in the water for a confined aquifer, it is the static level of water in the wells। वो एक static level को जो है मेंटेन करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका रिलेशन बिटवीन ट्रांसमिसिबिलिटी टी एंड परमिएबिलिटी के फॉर एन एक्वीफर डेप्थ बी इज। तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी टी इज इक्वल टू के बी। यहाँ पे के जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और बी जो है थिकनेस ऑफ एक्वीफर होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टी इज इक्वल टू के बी। अगला क्वेश्चन है फॉर द हेड रेगुलेटर, जो मोस्ट सीवर कंडीशन होता है अपलिफ्ट प्रेशर के लिए ऑन फ्लोर कब अकर होता है? तो जब हमारा कनाल जो है रन करता है ड्राई एंड रिवर फ्लो जो होता है वो हाई फ्लड लेवल पे होता है उस कंडीशन में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो कनाल हेड रेगुलेटर होता है ये सिचुएटेड होता है एट द बैराज और बियर पे। साइट रेगुलेट द वाटर इंटरिंग द मेन कनाल। मेन कनाल में पानी कितना इंटर करेगा उसको रेगुलेट करने के लिए जो है कनाल हेड रेगुलेटर जो है लगाया जाता है बैराज या वियर साइड पे। अगला क्वेश्चन है कनाल ड्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू। जो कनाल ड्रॉप्स होता है ये रिक्वायर होता है फॉर डिसिपेट एक्सेस लैंड स्लोप के लिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाल फॉल्स और ड्रॉप जो है वेन एवर द अवेलेबल नेचुरल ग्राउंड स्लोप इज स्टीप देन डिज़ाइन बेड स्लोप। जो डिज़ाइन बेड स्लोप होता है उससे ज़्यादा स्टीप होता है हमारा नेचुरल ग्राउंड स्लोप चैनल का। तो ये जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक वर्टिकल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि फॉल्स या ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। इन कनाल बेड एट सुटेबल इंटरवल, एक सुटेबल इंटरवल पे बनाया जाता है। ये जो ड्रॉप होता है वो नेचुरली कनाल बेड विल नॉट बी स्टेबल। जो नेचुरली कनाल बेड है वो स्टेबल नहीं होता है एंड
उसको प्रॉपर तरीके से इस ड्रॉप से रिटेन किया जाता है, एक मेसनरी स्ट्रक्चर बनाकर कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स होता है हमारा वो कहलाता है कनाल फॉल या कनाल ड्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है सॉइल बिकम्स प्रैक्टिकली इनफर्टाइल। जो सॉइल होता है वो प्रैक्टिकली इनफर्टाइल हो जाता है अगर पीएच वैल्यू हमारा 11 पहुंच जाता है तब। अगर पीएच वैल्यू 7 से 8.5 है तो नॉर्मल एल्ड होगा, अगर 8 से 9 है तो एल्ड जो है डिक्रीज़ होगा और प्रैक्टिकली इनफर्टाइल होगा। बट अगर 11 पहुंच जाता है पीएच वैल्यू तो अल्कलाइन के साथ साथ इनफर्टाइल भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से भी अपने को चूज़ करना होता है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पेनम्स इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन। जो पेनम इक्वेशंस होता है ये बेस्ड होता है किस पे बेस्ड होता है, तो एनर्जी बजटिंग एंड मास ट्रांसफ़र पे, एनर्जी बजटिंग एंड मास ट्रांसफ़र पे बेस्ड होता है। पेनमन्स इक्वेशन जो होता है ये बेस्ड होता है ऑन साउंड थियोरेटिकली रीजनिंग एंड ये ऑब्टेन किया जाता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफ़र अप्रोच से। डेली पोटेंशियल इन इवेपोट्रांसपिरेशन इज़ mm पर डे। जो डेली पोटेंशियल होता है इवेपोट्रांसपिरेशन का वो mm पर डे में होता है। PET = A HN + EAY YA + Y। अगला क्वेश्चन है जो रेशियो होता है AET टू PET। AET यानी इवेपोट्रांसपिरेशन और PET का मतलब होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इसका जो वैल्यू होता है या इसका जो रेशियो होता है AET टू PET वो होता है 0 से 1। क्या होता है 0 से 1। जो पोटेंशियली या पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशंस होता है PET जो होता है ये डिफ़ाइन किया जाता है एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो कि रिमूव किया जाता है या रिमूव होता है फ्रॉम लैंड सरफेस थ्रू इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशंस की मदद से जो भी लैंड सरफेस पे से पानी का मैक्सिमम अमाउंट रिमूव होता है एज सम ऑफ बोथ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन गिवन अबंडेंट सप्लाई ऑफ सॉइल मॉइस्चर, तो उसे जो है हम लोग पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो रिमूवल होता है वाटर का बाय इवेपोट्रांसपिरेशन डिपेंड्स ओनली अपॉन द अवेलेबल एनर्जी। जो अवेलेबल एनर्जी होता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है। तो जो रेशियो होता है AET टू PET वो 0 से 1 होता है। अगला क्वेश्चन है अ थ्रो ब्रीज। अ थ्रो ब्रीज इज़ वन विद ब्रीज फ्लोरिंग प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। जो बॉटम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पे प्रोवाइड किया जाता है ब्रीज फ्लोरिंग उसको जो है थ्रो ब्रीज होता है। जो थ्रो ब्रीज होता है वन विद ब्रीज फ्लोरिंग प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे थ्रो टाइप ब्रीज का आप डायग्राम देख सकते हो। ये डेक लेवल आपका है, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम पे ये जो है क्या किया गया है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है इन क्लास बी ट्रेन। क्लास बी ट्रेन में जो व्हीकल लोडिंग होता है द नोज टू टेल है ना, नोज से टेल डिस्टेंस के लिए बिटवीन सक्सेसिव ट्रेन का वो हमारा शैल नॉट बी लेस देन 18.5 यानी 18.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो IRL क्लास बी व्हीकल के लिए हमारा ये दिया गया है। अगर कोई भी
लाइव लोड कवर नहीं किया जा रहा है किसी भी पार्ट ऑफ कैरिज वे पे व्हेन ट्रेन ऑफ व्हीकल इज़ क्रॉसिंग द ब्रिज। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द टर्म वास लोड जो है किस चीज़ को डिफाइन करता है या रेफ़र करता है? तो वास लोड जो है ये रेफ़र करता है द पार्ट ऑफ सस्पेंडेड लोड कंप्राइजिंग ऑफ पार्टिकल्स नॉट अवेलेबल इन द वेड मटेरियल में हमारा अवेलेबल नहीं हो रहा है, उसको कंप्रोमाइज़ करते हुए जो सस्पेंडेड लोड का पार्ट होता है उसको रेफ़र करता है वास लोड। ठीक है, ये नियर परमानेंट सस्पेंशन में होता है जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू द स्ट्रीम विदाउट डिपोजिशंस। जो डिस्चार्ज होता है हमारा वास लोड का थ्रू अ रीच डिपेंड करता है ओनली ऑन द रेट विद विच these particles become available in the catchment area and not on the transport capacity of the flow। अगला क्वेश्चन है टॉर्टुसिटी इन मेंड्रिंग। जो टॉर्टुसिटी होता है मेंड्रिंग रिवर में वो हमारा ग्रेटर दैन 1 होता है। क्या होता है? ग्रेटर दैन 1 होता है। टॉर्टुसिटी जो होता है मेंड्रिंग रिवर का वो रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है कर्व्ड लेंथ along द चैनल टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर रीच। इसका मतलब ये है कि जो लेंथ होता है मेंडर का वो हमेशा बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन होगा स्ट्रेट लेंथ से मेंडरिंग रिवर में। अगला क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो कि स्टैंडिंग है ऑन द बैंक ऑफ कनाल ड्रॉप्स अ स्टोन ऑन वाटर सरफेस। ही नोटिस डैट द डिस्टर्बेंस ऑन वाटर, जो वाटर पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, इज़ नॉट ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम, वो ऊपर की ओर ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये ऐसा क्यों होता है कनाल के फ्लो में? तो ये होता है सुपर क्रिटिकल के कारण से। किसके कारण से? सुपर क्रिटिकल के कारण से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कल्वर्ट है जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर ए पीक फ्लो QP ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल फार्मूला इफ़ अ स्टॉर्म ऑफ द सेम इंटेंसिटी एज यूज्ड इन डिज़ाइन बट ऑफ ड्यूरेशन ट्वाइस लार्जर अकर्स, देन रिजल्टिंग पिक जो डिस्चार्ज होगा वो हमारा कितना होगा? तो 2QP हमारा हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/36 गुने CIA, जहाँ पे Q जो है वो डिपेंड नहीं करता है हमारा ड्यूरेशन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा वह स्टेटमेंट है जो करेक्ट है एज पर लैसी मेथड फॉर डिज़ाइन ऑफ एलुवियल चैनल, है ना। एलुवियल चैनल के डिज़ाइन के लिए लैसी मेथड के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो वेटेड पेरीमीटर होता है वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़ इन डिज़ाइन डिस्चार्ज। डिज़ाइन डिस्चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे पेरीमीटर जो होता है वेटेड पेरीमीटर वो भी हमारा इंक्रीज़ होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। लैसी मेथड के हिसाब से पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4.75 इंटू स्क्वायर रूट Q। Q जो है डिस्चार्ज होता है और P जो है वेटेड पेरीमीटर हमारा होता है। स्टीलिंग बेसिन इज़ द वन, जो स्टीलिंग बेसिन होता है वो हमारा होता है 1 विच इज़ प्रोवाइडेड एट द फुट ऑफ स्पिलवे फॉर एनर्जी डिसिपेशन के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ पेन स्टोक इज़ 3000 मीटर लॉन्ग, कितना? 3000 मीटर लंबा है। प्रेशर वेव ट्रेवल्स, जो प्रेशर वेव होता है वो ट्रेवल करता है इन इट विद वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी 1500 मीटर पर सेकेंड।
इफ़ द टरबाइन गेट्स आर क्लोज्ड, अगर टरबाइन गेट्स जो होता है वो क्लोज्ड हो जाता है यूनिफॉर्मली एंड कम्प्लीटली इन 4.5 सेकेंड, देन इट इज़ कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? स्लो क्लोजर। क्या कहा जाता है? स्लो क्लोजर। टी लेस देन 2L/C valve closure sudden, T greater than 2L/C valve closure slow, और 4.5 से कम हो, हमारा 2 × 3000/1500 यानी तो कम है, यानी स्लो क्लोजर हमारा यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लो क्लोजर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि जो रिलेशनशिप होता है एमंग स्पेसिफिक एल्ड एच बाई स्पेसिफिक रिटेंशन एस आर और पोरोसिटी एन एक्वीफर के लिए वो क्या होता है? तो एस वाई प्लस एस आर इज इक्वल टू एन। तो ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो स्पेसिफिक एल्ड एस वाई इज इक्वल टू पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे एक सही उत्तर के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग और वेल्व, जो क्लोजिंग है वेल स्क्रीन्स का एंड कंसिक्वेंट रिडक्शंस इन पंप इफिशियंसी इज इंडिकेटेड, वो किससे इंडिकेट किया जाता है? तो वो इंडिकेट किया जाता है हाई वैल्यू ऑफ वेल लॉसेज, जब बहुत ज़्यादा वेल लॉसेज जो है हमें देखने को मिलता है तब। तो ये जो वेल क्लोजिंग है ना, वेल क्लोजिंग जो है वो डिफाइन किया जाता है एज ए डिक्रीज इन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन वेल ओवर टाइम। टाइम के साथ जो वेल का एक्सट्रैक्शंस होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी का, वो हमारा कम होने लगता है। व्हेन वाटर फ्लो, जब वाटर फ्लो जो है ओवर रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वियर पे के ऊपर से पानी फ्लो करने लगता है, तो प्रेशर विनीथ द नैप एज, तो नैप के पास में जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इन बैराज में क्रेस्ट लेवल पे रखा जाता है, क्रेस्ट लेवल इज केप्ट, कहाँ पे क्रेस्ट लेवल रखा जाता है? तो लो विद लार्ज गेट, लो विद लार्ज गेट। तो इन बैराज क्रेस्ट लेवल इज केप्ट लो विद लार्ज गेट्स, द ओनली डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज इज ऑफ गेट्स। जो वियर और बैराज में सिर्फ डिफरेंस है तो वो है आपका गेट का। डैट इज़ द फ्लो इन बैराज इज रेगुलेटेड बाई गेट्स एंड डैट इन वियर्स इट्स क्रेस्ट हाइट, है ना, क्रेस्ट हाइट के ऊपर से जाता है, बैराज में गेट से जाता है। इसलिए जो बैराज होता है वो कॉस्टलियर होता है वियर के कंपेयर में। वियर एंड बैराज आर कंस्ट्रक्टेड मोस्टली इन प्लेन एरिया, द हीटिंग अप ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाई गेट्स पुट अक्रॉस द रिवर। क्रेस्ट लेवल इन द बैराज यानी टॉप ऑफ सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन इज केप्ट एट लो लेवल। ड्यूरिंग फ्लड के दौरान गेट्स को जो है रेज किया जाता है टू क्लियर ऑफ द हाई फ्लड लेवल। एज ए रिजल्ट देयर इज लेस सिल्टिंग एंड प्रोवाइड बेटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल देन वियर। वियर के कंपेयर में जो बैराज है वो बेटर रेगुलेशन और कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे सिल्टिंग जो होता है वो भी हमारा कम होता है। इफ़ द पीक लोड फॉर ए पावर प्लांट इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी, then the ratio of capacity factor to load factor will be, कैपेसिटी फैक्टर टू लोड
फैक्टर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखो कैपेसिटी फैक्टर होता है हमारा एवरेज लोड ओवर अ गिवन टाइम, है ना, डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, और लोड फैक्टर जो होता है एवरेज लोड ओवर अ सर्टेन पीरियड डिवाइडेड बाय पीक लोड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा पील लोड रेशियो ऑफ CF बाई LF, जो कि इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेन अ कनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर एक कनाल फ्लो कर रहा है इज़ कैरिड बिलो द नेचुरल डिस्चार्ज सच डैट इट्स FSL डज नॉट टच द अंडरसाइड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सो प्रोवाइडेड इज कॉल्ड। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है सुपर पैसेज कहा जाता है। अ कनाल flowing under pressure is carried below a natural drainage such that FSL does not touch the underside of the supporting structure. The structure is called super passage। उसको क्या कहते हैं, सुपर पैसेज कहते हैं। ये आपका FSL है और यहाँ से आपका कनाल से पानी आपका जा रहा है, ये आपका पियर्स हो गया, ये स्ट्रीम हो गया, ये HFL आपका है, और ये बैंक ऑफ स्ट्रीम है यानी किनारा है। ये आपका इंस्पेक्शन रोड है यहाँ पे, और RCC रेक्टेंगुलर ट्रफ जो है आपका ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक चैनल है, 3 रिचेज है P, Q एंड R कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है with the following properties reach PQR weight slope 0.0005 0.009 0.005 normal depth 2.27 meter 0.82 meter 1.17 meter critical depth in meter 1.29 1.29 1.29 दिया गया है। what gradually varied, क्या ग्रेजुअली जो है वेरी करेगा, फ्लो प्रोफाइल विल अकर, फ्लो प्रोफाइल जो है आपका दिया गया है उसके हिसाब से। तो M2 S2 एंड S3, M2 S2 एंड S3 ये आप देख सकते हो। हेयर P नॉर्मल डेप्थ जो है ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से, तो स्लोप जो है माइल्ड होगा यानी M2 होगा। Q नॉर्मल डेप्थ लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, तो स्लोप स्टीप होगा यानी S2। R नॉर्मल डेप्थ लेस दैन क्रिटिकल डेप्थ, तो स्लोप जो है स्टीप होगा यानी S3। तो M2 S2 और S3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एट अ गेजिंग साइट, है ना, गेजिंग साइट पे इफ़ QR इज़ द डिस्चार्ज एट ए स्टेज व्हेन द वाटर सरफेस इज़ राइजिंग, जब वाटर सरफेस राइज करता है, एंड QF जो होता है डिस्चार्ज एट द सेम स्टेज व्हेन द वाटर सरफेस इज़ फॉलिंग, यानी जब राइज हो रहा है तो QR, और जब डिस्चार्ज सेम स्टेज से फॉल हो रहा है तो QF। तो यहाँ पे गेजिंग साइट पे क्या देखने को मिलेगा, तो गेजिंग साइट पे QR यानी राइजिंग के टाइम में जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्चार्ज एट फॉलिंग वाटर सरफेस। तो हमारा C इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक रिवर है जो कि कैरी करता है डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूमेक्स, कितना 100 क्यूमेक्स को, हैज़ अ फॉल ऑफ 200 मीटर, कितना 200 मीटर। तो जो पावर अवेलेबल होगा फ्रॉम द फॉल यूजिंग एन ओवरऑल इफ़िशियंसी ऑफ 85%, ये क्या होगा, ये होगा 166.6 मेगावाट, 166.6 मेगावाट। ये निकलेगा कैसे, तो ओवरऑल इफ़िशियंसी हमारा है 0.85, पावर हमारा दिया गया है
तो पावर का फॉर्मूला होता है ओवरऑल इफिशियंसी गुने रो गुने क्यू इंटू जी इंटू एच। तो 0.8 गुने 200 क्यू दिया गया है डिस्चार्ज, और जी का वैल्यू 9.81 दिया हुआ है। मतलब अंडरस्टूड रहता है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को ये मतलब समझना रहता है कि वो वैल्यू हमको लेना है जी का। एच जो है हमारा 200 दिया हुआ है, लेकिन हेड कैपिटल एच दिया हुआ है। डिफरेंस हमारा स्मॉल एच हो जाएगा कितना 100, कितना 100, और डिस्चार्ज हमारा हो गया, और रो डेंसिटी जो है हमारा 1000, तो 166.6 मेगावाट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू पाइप्स विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा? तो हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल हेड ऑफ इनलेट ऑफ द पाइप। तो हमारा जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू पाइप वो हमारा मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन है एट 2 points 1 and 2, है ना, 2 पॉइंट है 1 और 2 इन ए पाइपलाइन। तो जो वेलोसिटीज होता है v and 2v रिस्पेक्टिवली, बोथ पॉइंट्स आर एट सेम एलिवेशन पे। तो जो फ्लूइड डेंसिटी है रो, द फ्लो कैन बी एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल इन विसिड स्टेडी एंड ई रोटेशनल। तो जो डिफरेंस होगा प्रेशर P1 एंड P2 में एट पॉइंट 1 and 2 वो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम लोग चलें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1.5 रो वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि फ्लो नेट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। जो फ्लो नेट होता है वो यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, क्वांटिटी ऑफ सीपेज एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो मेन एप्लीकेशंस ऑफ फ्लो नेट: डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज फोर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। टोटल कैजहेडल नाइट्रोजन इज मेजर ऑफ टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन। जो टोटल कैजहेडल नाइट्रोजन है यानी TKN टेस्ट होता है, ये मेजर करता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया नाइट्रोजन को। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टाइपिकली मेजर बोथ द TKN एंड अमोनिया कंसंट्रेशन एट वेरियस पॉइंट इन देयर वेस्ट वाटर सिस्टम। कहाँ पे? वेस्ट वाटर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग सीपेज ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट में जो हमारा ऑप्शंस होता है, लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट फॉर गिवन डिस्चार्ज विल बी नीडेड फॉर, कितना होता है आपका? तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड हमारा ज़रूरी होता है। डिसएडवांटेज अगर बात किया जाए ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, तो पहला जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉन्ड रिक्वायर मोर लैंड एरिया। दूसरा, मेंटेनेंस इज़ क्वाइट इंट्रिकेट, समटाइम्स इट गिव्स फॉल एंड स्मेल एंड मस्क्यूटो, यानी मच्छर को भी पनपने में एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मदद करता है, इसलिए ये इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर तरीके से आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए या हेल्थ के लिए जो है क्या होता है, खतरनाक होता है। सम देयर मे गेट अ चांस ऑफ इफ्लुएंट सीपेज इनटू द ग्राउंड वाटर, है ना। ग्राउंड वाटर में भी सीपेज होके जा सकता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, जब उस पानी को, ग्राउंड वाटर पानी को हम लोग पिएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाएगा। विच कैन अल्टीमेटली काउज ग्राउंड
वाटर पॉल्यूशन, जो कि अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को जो है क्या करेगा, काउज करेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होता है सीपेज सैंपल का whose dissolved oxygen is same as the total oxygen required to satisfy the BOD is, तो ये हमारा जो है 100 होता है। कितना होता है, 100 इज़ द राइट आंसर। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल in sewage to the amount of oxygen required to satisfy the first stage BOD of sewage। तो जो हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी होता है वो इंडिकेट करता है ऑक्सीजन अवेलेबल इन सीवेज, सीवेज में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज। सीवेज को कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसके कंपेयर में कितना ऑक्सीजन अभी हमारा अवेलेबल है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है हमें इंडिकेट करके बताता है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है 100 गुने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन सीवेज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई फर्स्ट स्टेज ऑफ BOD। इफ़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन और जितना टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो सेटिस्फाई करेगा BOD को, और उस कंडीशन में जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा हमारा वो 100% होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ़ द ड्यूटी ऑफ क्रॉप इज 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन द फील्ड एंड बेस पीरियड जो है क्रॉप का 120 दिन है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा। तो डेल्टा जो है आपका 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 गुने B/D, तो 8.64 गुने 120 बाई 864, तो आ जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड कंटेंट फॉर इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगा फ्लोराइड कंटेंट का वो कितना होता है, तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट डेंटल कैविटी अगर 1 ppm तक है तब। अगर एक्सेस वैल्यू है या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, यानी 1.5 to 2 ppm से भी ज़्यादा हो जाता है, तो डिक्लोरेशंस ऑफ टीथ होने लगता है, यानी मोटलिंग होने लगता है टीथ में। अगला क्वेश्चन है जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय। जो जीरो हार्डनेस है वाटर का वो कैसे अचीव किया जा सकता है, तो आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट की मदद से। जो बेस एक्सचेंज प्रोसेस होता है, कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस, वो हमारा यहाँ पे आता है। जियोलाइट जो कि नेचुरल और सिंथेटिक कैटायंस होते हैं, जियोलाइट Na2O.Al2O.XSiO2.YH2O, ये ग्रीन सैंड का फॉर्मूला है। यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग 5 से 10% ब्राइन सॉल्यूशंस, जो कि आपका होता है NaCl का, ताकि जियोलाइट बेड को रिचार्ज किया जा सके। वाटर विल हैव जीरो हार्डनेस, वाटर जो है जीरो हार्डनेस होता है एंड नो स्लज फॉर्म होगा। जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं इन कॉम्पैक्ट ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल स्पेस, इट रिक्वायर लेस स्किल फॉर मेंटेनेंस एज वेल एज ऑपरेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू IRC अगर बात किया जाए, यानी इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से अगर बात किया जाए, तो जो हमारा रिकमेंड किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस ऑन ब्रिज शुड बी कंसिडर एज, कितना कंसिडर किया जाता है, तो 20% ऑफ लाइव लोड। कितना, 20% ऑफ लाइव लोड। अगला क्वेश्चन है इन डिसइंफेक्शन
विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव इन किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो HOCI। तो ऑर्डर ऑफ डिसइंफेक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर डिसइंफेक्शन पावर NCl3 सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम NH2Cl, उससे कम HOCl और उससे कम O3 का। स्टेबिलिटी O3 का ज़्यादा होता है, उसके बाद उससे कम होता है HOCl का, उससे कम होता है NH2Cl और उससे भी सबसे कम होता है NCl3 का। HOCl जो होता है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है हमारा 80% मोर इफेक्टिव दैन OCl माइनस आयन। For a waste 5-day BOD at 20 degrees Celsius is found to be 200 milligram per liter. For the same wastage 5-day BOD at 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? तो मोर देन 200 मिलीग्राम पर लीटर होगा। अगला क्वेश्चन है इन वाटर ट्रीटमेंट स्लो सैंड फिल्टर व्हेन कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर प्रोड्यूस लेस कंटामिनेटेड इफ्लुएंट। जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का वो हमारा होता है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, विच इज़ द रीज़न वाई टू दिस डे it still applied even in developed countries. Also it does not require pressure, chemicals or electricity and only minimum operator training and periodic maintenance. अगला क्वेश्चन है आपका कि बिटुमीन ऑफ ग्रेड 80/100 का मतलब क्या होता है कि पेनिट्रेशन जो वैल्यू है 8 mm से 10 mm हमारा है। एज पर IRC रिकमेंडेशन जो मैक्सिमम स्पेसिंग होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट वो हमारा 140 mm और 4.5 मीटर होता है। एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके एक्सपेंशन से ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर। देयर आर प्रोवाइडेड एट 50 से 60 मीटर स्पेसिंग इफ़ कंस्ट्रक्शन इन विंटर एंड 90 से 120 मीटर अगर कंस्ट्रक्शन जो है समर में हुआ है तो एज पर IRC मैक्सिमम स्पेसिंग जो प्रोवाइड किया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए 140 मीटर होता है और थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है कंट्रोल करने के लिए श्रिंकेज और मॉइस्चर वेरिएशन को। मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट वो होता है 4.5 मीटर। जो स्पीड होता है और डिले स्टडी जो होता है जो होता है ऑन डिफाइंड सेक्शन ऑफ हाईवे वो कंडक्ट किया जाता है मूविंग कार मेथड की मदद से कि कितना कार हमारा मूव कर रहा है। और भी कई सारे वेरियस मेथड्स हैं जैसे फ्लोटिंग कार मेथड जो कि मूविंग कार मेथड है। इसके अलावा एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू टेक्निक, लाइसेंस प्लेट मेथड, फोटोग्राफिक टेक्निक्स, कई सारे टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से कैलकुलेट किया जाता है। इन द रिवाइज्ड CVR डिज़ाइन मेथड रिकमेंडेड बाय IRC फॉर द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट द टोटल थिकनेस जो होता है वो डिपेंड करता है। तो बियरिंग CVR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो वैल्यू ऑफ सॉइल एंड कुमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड पे। अगला क्वेश्चन है एज पर IRC जो मिनिमम लेंथ है ट्रांजिशन कर्व का फॉर माउंटेनियस ट्रेन रोड विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 मीटर एंड डिज़ाइन स्पीड जो है 100 km/h है। तो 100 मीटर जो है हमारा लेंथ मिनिमम लेंथ होगा ट्रांजिशन
कर्व का LS इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर बाई 100 यानी 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि वेट ऑफ ट्रैक्ड व्हीकल कंसीडर्ड फॉर क्लास 70 आर लोडिंग एज पर IRC 100 किलो न्यूटन। कितना? 700 किलो न्यूटन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि फिक्स्ड टाइप बियरिंग यूज्ड इन ब्रिजेज इज RC रॉकर बियरिंग। टाइप ऑफ ब्रिज बियरिंग की बात किया जाए तो स्लाइडिंग बियरिंग, रॉकर एंड पिन बियरिंग और RC रॉकर बियरिंग, रोलर बियरिंग, इलास्टोमेरिक बियरिंग, कर्व्ड बियरिंग, पोर्ट बियरिंग, डिस्क बियरिंग। जो RC रॉकर बियरिंग होता है वो फिक्स्ड टाइप बियरिंग आपका होता है। तो देखो डियर, यहाँ तक मैंने जो है आपको कंप्लीट 2022 का जो क्वेश्चंस था, जो BPSC के द्वारा यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और उसमें ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वहाँ पे PYQ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर डायरेक्टली PYQ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, या किस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बताया आपके लिए जो है मेहनत करके डियर वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कि आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग जब लाइक और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और उतना जल्दी जल्दी जो है मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। वीडियो थोड़ा डिले होता है, टाइम इंटरवल ज़्यादा मैं ले लेता हूँ। रीज़न ये है कि आप लोग लाइक शेयर नहीं जल्दी करते हैं, तो थोड़ा कोशिश करिए आप लोग लाइक और शेयर करने की, क्योंकि इसमें आपको कोई ज़्यादा लॉसेस तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि लाइक और शेयर करने के लिए आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ। लाइक और शेयर करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है, बस लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप में ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम पे, मतलब जहाँ पे भी आपके दोस्त जुड़े हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। तो आपके एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन से जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, हमें मोटिवेशंस मिलता है, और उस मोटिवेशंस के साथ मैं और अच्छे से आपको जो है वीडियोज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। बट फिर भी मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ। बस आप भी एक छोटा सा सहयोग दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। ओके, थैंक यू।